हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारे चैप्टर का नाम है जो फेडरलिज्म। तो इसमें हम पूरे मतलब फेडरलिज्म को एकदम छान के अच्छे से मतलब समझ लेंगे अच्छे से। एंड पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं। तो यार चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म वो होता है, ये वो प्रोसेस होता है जब जैसे कोई स्टेट मतलब वो है कंट्री है उसके अंदर 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। जब इन तीनों के बीच में मतलब पावर बटी होती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म इसे बोलते हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं, अब 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा करके आ जाएगा कुछ भी है। तो इसके फीचर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप याद रख लें। ठीक है, तो रूल भी बोल सकता है, रूल बताओ फेडरलिज्म को, तो वही आएगा। ठीक है, तो यार फेडरलिज्म के फीचर पहला आता है, पहला पॉइंट ये है, इसमें यार 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक सेंट्रल लेवल पर होती है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो कि यार एक पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं। जो रीजन होता है ना, जैसे एक देश में कोई रीजन है तो उसे कंट्रोल करते हैं, किसी क्षेत्र को कंट्रोल करती है। और ये गवर्नमेंट जो होती है ना, इसका दूसरा पॉइंट सुन लो, ये गवर्नमेंट एक जैसे लोगों को कंट्रोल करती है, लेकिन इनके एरिया ऑफ कंट्रोल अलग होते हैं। जैसे सेंटर का एरिया ऑफ कंट्रोल अलग होगा और स्टेट का अलग और लोकल का अलग। जैसे कि देखो, जो अब एग्जाम्पल है, आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जबकि पुलिस को ना स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और कौन कौन सा एरिया ऑफ कंट्रोल किसका आएगा, ये सब ना हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ना फेडरल कंट्री है जो भी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बताया जाता है। जैसे कभी जंग वगैरह छिड़ जाती है ना कि हमारा एरिया, तो यार कॉन्स्टिट्यूशन में देख के बता देते हैं कोर्ट वगैरह में। ठीक है, तो यार आपका अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा ना, तो यार ये सारी मतलब जितने भी लेवल पे गवर्नमेंट होंगे ना उस देश में, ठीक है, तो उनकी सहमति होनी चाहिए तीनों की, हैं। तो यार तभी ये मतलब होगा, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। जो भी है लॉ पास होगा ना, चेंज वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं तो होने वाला नहीं है। अगर स्टेट और सेंटर के बीच लड़ने लग जाए ना ये दोनों, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को बता देगा कि कौन सा एरिया ऑफ कंट्रोल किसके आगे, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, एंड स्टेट के पास पैसा कहाँ से आएगा, मतलब सरकार के पास, मतलब स्टेट बोल रहा है, सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। ठीक है, अब फेडरलिज्म 2 तरह का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यार कुछ दिनों पहले आया था, मैं 10th में बता दूँ आपको, कुछ दिनों पहले आया हुआ था 10th में। ठीक है, मतलब प्री बोर्ड में आया था हमारे, अब पता नहीं बोर्ड में आप देख लेना, क्या पता, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट भी बोला था हमें। तो यार देखो, फेडरलिज्म को 2 पार्ट होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर में क्या होता है, ठीक है, कमिंग टुगेदर में ये होता है, इसमें यार बहुत सारी इंडिपेंडेंट जितनी भी बहुत सारी स्टेट्स होती है ना, वो आती हैं और एक कंट्री बनाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, पॉइंट लिखते जाना, पॉइंटों में लिखना भाई, आंसर कभी भी लिखो। ठीक है, और उसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, सभी स्टेट्स ना, जितनी भी स्टेट्स होती है ना, इनके पास ना इक्वल पावर होती है। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स है ना, सब में इक्वल पावर होती है। ठीक है, सभी स्टेट के पास ना इक्वल पावर होती है, और साथ के साथ ना जितनी भी जो भी सेंटर और स्टेट है ना, इनमें भी इक्वल पावर होती है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पर जो दोनों आएंगे ना, दोनों लेवल पर गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों पास इक्वल पावर होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, एमसीक्यू में 110% आया था, मुझे आया था, अभी बोर्ड देके हटाओ भाई। ठीक है, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि इसके मतलब ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर का, यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे, लेकिन 3 ये मेन है। तो हमें आया था पेपर में कि मतलब ये कौन से टाइप की कंट्री है यूएसए। तो यार हमने मतलब चुटकियों में बता रहे हैं, बस आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यू रट जाना, ये कमिंग टुगेदर टाइप किया जैसे कि मैंने आपको बताया। अब होल्डिंग टुगेदर की बात कर रहे थे, 4 पॉइंट हो गए। अब यार इसमें क्या होता है, इसमें ना इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कमिंग टुगेदर का, इसमें ना बड़ी बड़ी कंट्री है ना, अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में ना बांट लेती है। ठीक है, और पर किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम होती है। जैसे कि आपको पता ही आएगा, मैंने अभी पिछले में बताया था, उसमें बराबर होती है, इसमें कम होती है, किसी में ज़्यादा। और अगर आपको पूछ ले कि ये भी एमसीक्यू में आया था भाई, पक्का बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब खुद का किसका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का किसका आएगा, कौन सा ऐसी वो आएगा स्टेट, वो सिटी की, मतलब जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वो आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसका यार खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, इसमें तभी तो ये मतलब किसी के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम होती है होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है, स्टेट के पास, और इसमें ना सेंटर और स्टेट के पास भी पावर, क्या बोलूँ मैं, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है लेकिन स्टेट के पास कम होती है। जबकि उसमें हमने देखा था कि स्टेट और सेंटर के पास दोनों के पास इक्वल पावर होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, इसमें स्टेट के पास कम पावर है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, बेल्जियम, स्पेस, ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो मतलब इंडिया, देखो इंडिया आ गई होल्डिंग टुगेदर, अपने इंडिया का तो याद ही रख लेना। ठीक है, बाकी किसी का याद नहीं रख सकते, इतना तो याद ही रख लेना यार। इंडिया और बेल्जियम किस टाइप की कंट्री आएंगी, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है,
अब हम देखेंगे जो हमारा इंडिया है इन सब फीचर्स को फॉलो करता है, जो कि अभी मैंने फीचर्स बताया था आपको थोड़ी देर पहले फेडरलिज्म के। अभी तक तो आपको थोड़े थोड़े याद भी होंगे, कोई बात नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ इंडिया ये फीचर फॉलो करता है। इंडिया में यार 3 तरह की गवर्नमेंट आपको पता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो पहला फीचर फॉलो करता है, ठीक है। अब क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है किसका एरिया ऑफ कंट्रोल कहाँ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इससे मतलब रिलेटेड 4 लिस्ट बताई हुई हैं कि इससे रिलेटेड 4 लिस्ट है कि मतलब किसका एरिया ऑफ कंट्रोल कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसे छोड़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम इंडिया यार होल्डिंग टू टाइप की फेडरेशन। अभी बताया मैंने आपको, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन लेगा, जो कि बता देगा और वही फाइनल होगा। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी बात सुन लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। इसमें चैप्टर में से अगर कोई बता रहा तो मैं, एक तो वो मैंने बताया था ना फेडरेशन वाला, 2 तरह की फेडरेशन, और ये लिस्ट भाई रट के चल जाना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली लिस्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब क्या होता है देखो, यूनियन लिस्ट को ना हम ना सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, यूनियन ही बोलते हैं यार, सेंटर इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखो यूनियन लिस्ट होती है, इसमें ना वो चीज़ें आती है जो पूरे देश के लिए सेम होती है या इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे देश में ना जो भी सेम हो रहा होता है या इंपॉर्टेंट होते हैं ना किसी भी देश के लिए, हैं। जैसे कि देश की करेंसी होगी, हैं, वो सेकुलर मतलब देश की करेंसी होगी, और बैंक हो गया, डिफेंस हो गए, करेंसी, एक्सेट्रा, इसमें मैंने बताया। और इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट है। अब एक्सेट्रा मैंने किसी लगाया, 97 थोड़ी बताता फिरूंगा आपको मैं, मतलब मेन मैंने बता दिया, पेपर में यही आएंगे, इससे एक्सेट्रा कुछ भी ना आ सकता है यार। एक्सेट्रा के बाद जितने भी मैंने बताया ना, बस ये याद रखना, डिफेंस, बैंक, करेंसी, ये यूनियन लिस्ट है और इसे कंट्रोल को यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। मेरे को आया था भाई ये, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था तो मैंने कर दिया था, टिक टॉक करेक्ट में आया था, लेकिन मैच ऑफ द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। तो यार इसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट है, MCQ में पक्का पूछा जाएगा तो याद रखना, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में इसमें वो चीज़ें आती है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है और एक लोकल एरिया के लिए अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि ये, अब यार आपको ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ये डेली लाइफ से रिलेटेड मतलब अच्छी होती है डेली लाइफ के लिए, आपको इतना याद रखना है ये स्टेट कंट्रोल करती है, स्टेट लिस्ट स्टेट कंट्रोल करती है। और इसमें थोड़ा टोटल ना 66 सब्जेक्ट होंगे, और मैं 3-4 सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आता है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ठीक है, और एक्सेट्रा, बस ये वाले याद रखना है आपका। अब आते हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है, इसमें यार वो चीज़ें आती है जो स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रोल करती है। अब देखो मैंने पहले में क्या बताया था, यूनियन लिस्ट सेंटर कंट्रोल करती है, स्टेट लिस्ट स्टेट कंट्रोल करती है, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों कंट्रोल करती है, हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट और सेंटर के दोनों के लिए, ठीक है। जैसे कि स्टेट जैसे कि हो गया एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, ये सब एक्सेट्रा, मेन बता रहा हूँ, यही आएंगे पेपर में भाई, मेरे से लिख के लेना। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हुई ना, सेंटर की बात मानी जाएगी। अगर इसमें मतलब सेंटर और स्टेट में लड़ने लगे कि ये नहीं 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 ये क्या हो गया, ये होगा, तो स्टेट की बात मान जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो याद हटा ही दो, इसको हटा ही दो, सर पे बोझ मत लेना। इसमें है टोटल 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 50 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे एक और लिस्ट है जो कि है रेसिडुअरी लिस्ट, मतलब ये लिस्ट ही है यार, रेसिडुअरी भी लिस्ट ही है, ठीक है। इसमें यार वो सब्जेक्ट आते हैं जो अभी अभी नए नए आए हैं, लॉन्च हुए हैं, जैसे कंप्यूटर अभी नए नए आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी की बात नहीं, मतलब कुछ साल ही हुए हैं आए हुए नहीं, ठीक है। तो यार कंप्यूटर अभी नवे आए हैं, ठीक है। अब जैसे कभी टाइम ट्रैवल का इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी उसी में आ जाएगा, हैं। और इसे कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। इनको यार याद कर लेना, अगर तुम पढ़ रहे हो ना चैप्टर तो अच्छे से पढ़ो, तो इन्हें याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट जाना एकदम, कितनी लिस्ट होती है, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। और चले अब मेरे को ये बताओ, जितनी भी लिस्ट बताई इन्हें कौन कौन कंट्रोल करता है, कमेंट में बताओ, ठीक है। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे लोग कहने लगे कि हमें हमारा जो स्टेट है ना, मतलब जैसे हमारे बहुत सारे, मतलब हमारा एक देश है पूरा, तो लोग कहने लगे हमें ना स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, हम खुशी खुशी रहेंगे अपना, ठीक है। तो वो क्या कहता है ना, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो ना हमारी एकता पे दरार आ जाएगी, अगर हमने इनको अलग अलग कर दिया हमारी यूनिटी टूट जाएगी, मतलब एकता पे दरार आ जाएगी, लोग लड़ने लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद मतलब जो सरकार है उसने कुछ स्टेट्स को ना मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। तो उन्होंने देखा यार कि मतलब बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि बाकी स्टेट को भी करते, तो उन्होंने बाकी स्टेट्स को भी करा लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड। लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। अब लैंग्वेज पॉलिसी डाल लो इंडिया की। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ना लैंग्वेज को, जो इंडिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी लैंग्वेज को ना नेशनल लैंग्वेज ही नहीं मानता भाई, ताकि कोई लड़े लुड़े ना, ठीक है। इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको खाली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछे
अगर हमसे वो पूछे ना कि यार हिंदी कौन सी लैंग्वेज बनाई थी इंडिया में, तो यार ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी नेशनल लोशन मत करके आ जाना, ठीक है। और गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम को, हम गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम को देना है ना, जैसे हम गवर्नमेंट के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं किसी भी चीज़ के हैं, तो उसको हम 22 तरह की लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। 22 तरह की, सोचो यार कितनी लैंग्वेज। अब स्टेट की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। अब कोई स्टेट है, सबके अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है ऑफिशियल, जैसे गुजरात की गुजराती, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच होता है, देखो कोई काम होता है ना सेंट्रल और स्टेट के बीच में, कोई लॉ वगैरह करना होता है, उन्हें कुछ भी पास वगैरह करना होता है, तो वो इंग्लिश में होता है। अब हम देख लेते हैं आज़ादी के बाद जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ना वो रिश्ते कैसे रहे, ठीक है। पहले के टाइम में ना यार इंडिया में ना एक ही तरह की पार्टी होती है, जो कि नाम था उसका कांग्रेस, ठीक है। हैं, जो कि सेंटर में भी रोल करती थी और स्टेट में, दोनों जगह रोल करती थी वो। तब वही होता था जो कांग्रेस चाहती थी। फिर धीरे धीरे लोकल पार्टीज बननी शुरू हुई, कुछ स्टेट में जीत भी गई वो, यानी कि है यहाँ तक की। अब लेकिन सेंटर उन्हें अच्छे से रोल नहीं करने देती थी, हैं। अब जो स्टेट को रोल थोड़ी करने देगी वो, सेंटर दबाती थी उन्हें, हैं। उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके ना वो स्टेट को दबाती थी, हैं। और लेकिन 1990 में ना इतनी खतरनाक, 1990 में ये सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। सेंटर में की कोई सरकार बनी ही नहीं, देखो सेंटर की कोई सरकार बनी ही नहीं, जिसके कारण बहुत सारी पार्टीज़ को मिलकर एक सरकार बनानी पड़ी, जिसे हम कोलिजियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कोलिजियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, जब 3-4 तरह की पार्टीज मिलके एक नई गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम कोलिजियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पार्टीज़ को मिलके एक कोलिजियन गवर्नमेंट बनानी पड़ी है, जिसके बाद पावर शेयर हुई, ठीक है। जिसके बाद बहुत सारी स्टेट के बाद पावर शेयर हुई, मतलब पावर शेयर हुई, जिसकी वजह से स्टेट को अपनी पावर यूज़ करने का मौका मिला, और अब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट दबा नहीं सकती थी, है। तो स्टेट आराम से इसे यूज़ करती है। अब देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से देखो। डिसेंट्रलाइजेशन ये वो होता है यार, जब स्टेट की पावर ना हम, मतलब बाकी सेंट्रल और स्टेट की पावर हम ना लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं छीन के, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं यार इंडिया में 1992 बस 1992 में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में होता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देखो, ठीक है। बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट की, मतलब लोकल गवर्नमेंट के पहले इलेक्शन तो बहुत कम होते थे, तो क्या हो गया था, अब इसे रेगुलर कर दिया था उन्होंने, मतलब कर दिया था कि अब जैसे जैसे मतलब सेंट्रल और स्टेट के जैसे इलेक्शन होते हैं ना, वैसे अब लोकल गवर्नमेंट के भी रेगुलर इलेक्शन होंगे, ठीक है। इन इलेक्शन में कुछ सीट SC ST OBC के लिए रिजर्व होती थी, और इसमें ना 1/3 सीट वुमेंस के लिए भी रिजर्व करी जाती थी। अब से ना मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अपने मनी और पावर दोनों ना लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार यही था हमारा चैप्टर। तो चैप्टर अच्छे से समझ आए तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।